हेमंत सर, ये अभी एक नया एंगल दिया रवीन जी ने कि कहीं पंजाब से तो अब नहीं निकलेगा उपराष्ट्रपति, क्योंकि ये तो है, चुनाव तो होंगे ही होंगे। मुझे नहीं लगता कि बहुत टाले जाएंगे, शायद उसे खाली ही रखा जाए, संभावना कम दिखती। बहरहाल कुछ भी हो सकता है, ये मोदी और शाह का ही हो गया। लेकिन ये निकल कर आ गया कि उनको चौंकाने वाला एक झटका दिया जगदीप धनखड़ साहब ने। शायद उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा जिस तरीके का था। कहानी बहुत लिखी जा रही थी, हो रही थी, दिखता नहीं है। क्योंकि कल ही शाम को 4:30 बजे पीआईबी ने एक प्रेस नोट जारी किया था कि उनका जयपुर दौरा तैयार होने वाला है, हो रहा है। तो सब कुछ चलते चलते दिन भर की जो कार्रवाइयां थी, कुछ बिगड़ा वही जो कहा इन्होंने 4:30, वो जो बीएससी की बैठक थी वहां से लेकर और रात तक कुछ बिगड़ा। बहरहाल जो बिहार में सारी चीजें हैं, ये भी निकल कर आ रहा है कि जो आने वाला चेहरा हो सकता है वो बिहार और बंगाल के आसपास का हो सकता है। और जो कुछ एक घटनाक्रम आपके एक और हुआ जो आज वहां लगभग मारा पीटी की नौबत आ गई और कुछ हाथा जैसे हुआ भी है कुछ कुछ। तो ये दोनों विषयों पर आपकी अपनी राय हेमंत सर। जी धन्यवाद। ये धनखड़ साहब का जो पूरा प्रकरण है उस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल दूं कि प्लीज। जो लोग मोदी जी के आने के बाद एक चीज बहुत शिद्दत के साथ कही जा रही थी कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये बातें कही जा रही थी। मैं कहता हूं कि 70 सालों में जो कुछ हुआ वह बिल्कुल ही अतुलनीय है। हमारा लोकतंत्र बहुत ही मजबूत हुआ, हमारी संस्थाओं की स्वायत्तता बनी रही, हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी स्वतंत्रता बनी रही, उनकी विश्वसनीयता मजबूत हुई, हमारे संसद, हमारे संविधान की सर्वोच्चता बनी रही। लेकिन इनके आने के बाद जो सबसे बड़ा जो हुआ वह यह हुआ कि इन तमाम संस्थाओं की स्वतंत्रता, स्वायत्तता पर सवाल खड़े होने लगे। अभी रिसेंटली जो ईडी को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो तो अपने आप में अप्रत्याशित है। उन्होंने कह दिया कि आप चुनाव में इस्तेमाल ना हो, चुनाव जो है वो कर्नाटक वाले मामले उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो है उसको हम ज्यादा। तो ये मैं ये कह रहा हूं कि जो कुछ हम लोगों ने 70 साल में हमारे देश ने हासिल किया वो मोदी जी के आने के बाद 14 के बाद उसकी गरिमा लगातार गिरती चली गई। धनखड़ साहब के साथ जो कुछ हुआ, क्या धनखड़ साहब ने वह अर्जित करने में अपनी भूमिका नहीं निभाई? जिस तरह से सदन के भीतर वो पक्षपात और भेदभाव करते रहे, सदन के बाहर जिस तरह से वो बोलते रहे। अभी हाल में बिहार आए थे, मुजफ्फरपुर आए थे जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ जिस तरह का वक्तव्य उन्होंने दिया, वो उपराष्ट्रपति की जगह भाजपा और आरएसएस के लीडर की तरह बात कर रहे थे। सर बिल्कुल खुलकर करते थे, बिल्कुल खुले। उन्होंने जब वहां पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे तो क्या कुछ नहीं किया उन्हें, पद की गरिमा कम, यही तो आरोप आक्षेप था। लेकिन इसमें एक चीज ये चीज दिखती है हेमंत सर, क्षमा चाहूंगा मैंने टोक रहा हूं आपको, कि वो बेशक विलेन की सी भूमिका में थे। लेकिन कल जो कुछ हुआ इसके थोड़ा सा बदला है उनका रोल, कि वो एक उनके प्रति सबकी सहानुभूति, खासकर विपक्ष की, वो एक अलग हीरो जैसी स्थिति में आ गए, ऐसा मुझे लगता है। आप करिएगा कंटिन्यू प्लीज। ठीक है, वो उसकी आपकी समझ है। वो मैं ये कह रहा हूं कि जो कुछ धनखड़ साहब के साथ हुआ और धनखड़ साहब ने जो अर्जित किया, उन्होंने मोदी जी के प्रति अपनी लॉयल्टी, उन्होंने आरएसएस के प्रति अपनी लॉयल्टी खुलेआम व्यक्त की जी, अपनी पद की गरिमा से ऊपर उठ करके जी। ये सिर्फ धनखड़ साहब के साथ नहीं हुआ। आप बताइए कि जिस कोविंद साहब के जो राष्ट्रपति थे, उनको वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी बनी उसमें उसकी जिम्मेवारी उनको दे दी गई। ये अपने आप में बिल्कुल अप्रत्याशित था। ऐसा कभी होता नहीं रहा है कि आप कोई जो राष्ट्रपति रहा है वो किसी पार्टी का फिर से वो के काम में लगा दिया जाए और वो उसको कबूल कर ले। तो एक वो गरिमा वहां देखिए आप। दूसरी तरफ जो वर्तमान राष्ट्रपति महोदय हैं उनके साथ जो कुछ हुआ, आप बताइए कि इस देश में 70 सालों में क्या ऐसी कोई तस्वीर देखी थी जिसमें प्रधानमंत्री बैठे हुए हो और राष्ट्रपति खड़ा हो? ऐसी कोई तस्वीर हमने नहीं देखी थी। तो ये हमारे संस्थाओं की, हमारे सर्वोच्च पद की गरिमा ये गिरते उसके का
पूरा परिणाम साफ सामने दिखाई दे रहा है कि कैसे उन पदों की गरिमा खंडित हो रही है, कैसे उन पदों की गरिमा गिरती जा रही है। ये और जो धनखड़ साहब दूसरों की माइक म्यूट किया करते थे, उनको कैसे अचानक म्यूट करके और एग्जिट करवा दिया गया उनको न तो विदाई दी गई, न विदाई भाषण देने का मौका मिला। ये जो है ये अपने आप में इतना अप्रत्याशित है कि ये धनखड़ साहब ने ये कल्पना नहीं की होगी, लेकिन ये जो कुछ उन्होंने अर्जित किया है वो खुद का किया हुआ है, और दूसरे मोदी रिजीम में जो है जो सर्वोच्चता जो है वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी की है, बाकी किसी की सर्वोच्चता नहीं है। ये साफ साफ दिख रहा है, और इसका नतीजा देश को आगे भी भुगतना पड़ेगा। आप देख लीजिए कि जो मैं संस्थाओं की बात कर रहा था, एक संस्था जो है जिसको चुनाव आयोग कहते हैं, जिसकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता आज की तारीख में सवालों के घेरे में है, और उसका खामी सबसे बड़ा विक्टिम जो है वो बिहार है अभी, जो सबसे ज्यादा चर्चा के विषय में है, जिसकी आप बात कर रहे थे। आज जो यहाँ मैं वहां विधानसभा से लौटा हूं, और विधानसभा में जो स्थिति थी दोनों सदनों में, विधान परिषद में और विधानसभा में जिस तरह से टेबल पलटे गए, वहां वो सदस्यों के साथ धक्का मुक्की नहीं हुई, लेकिन जो विपक्ष के सदस्य थे वो वेल में आकर के उन्होंने कुर्सी तोड़ने और टेबल तो पलट ही दिया गया, और जो मार्शल थे उन लोगों के साथ धक्का मुक्की हुई। मार्शल ने भी कुछ लोगों के साथ धक्का मुक्की की। लेकिन ये जो सीन है उसके पहले जो कुछ हुआ सदन में, उससे एक चीज में जो संस्थाओं की गरिमा की बात मैं कर रहा हूं, आप देखिए कि उसमें तेजस्वी यादव ने उठ करके कहा स्पीकर से कि स्पीकर महोदय, हम सब लोग जिस वोटर के वोट से जीत करके आते हैं, उस वोटर के वोटिंग राइट का सवाल है, इसलिए मेरा आग्रह है कि आप इस पर एक चर्चा करवा लीजिए सदन में। लेकिन वो तैयार नहीं हुए, और उसके बाद हंगामा जो हुआ वो सब पूरी दुनिया के सामने है। तो अभी जो हुआ है उसमें मुझे लगता है कि शायद जो जस्टिस वर्मा वाला जो मामला है, क्योंकि जो टाइमलाइन है वो सबको पता है कि धनखड़ साहब सुबह में 11 बजे आए, उसके बाद क्या क्या हुआ, और जो ये वर्मा वाला जो मामला था वो विपक्ष की ओर से लाया गया हुआ था, लोकसभा में सत्ता पक्ष की ओर से लाया गया था, यहाँ विपक्ष ने लाया था, और विपक्ष के लाए गए प्रस्ताव को धनखड़ साहब ने रजिस्ट्रार जनरल के पास भेज दिया कार्रवाई के लिए। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद जो बीएससी की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग थी, जिसमें नड्डा साहब नहीं आए, और वो तो एक तरह से सिग्नल था कि अब इनकी विदाई तय है। तो धनखड़ साहब के लिए मुझे लगता है कि ये है कि इस दौर में जिस तरह से पदों की गरिमा जो उसकी सर्वोच्चता है वो खंडित हुई है, उस पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं, और सबकी जो लॉयल्टी है वो सिर्फ मोदी जी के प्रति है। और मोदी जी के प्रति जो लॉयल्टी अगर आपकी संदिग्ध होती है तो आप नहीं रहेंगे, एक मिनट के लिए नहीं रहेंगे। धनखड़ साहब इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि मोदी जी के नजर में उनकी लॉयल्टी चैलेंज हुई, और उनको एक मिनट में वहां से बाहर जाना पड़ा। इसमें कोई ये संदेह नहीं है कि उनसे इस्तीफा लिखवाया गया है, उनसे इस्तीफा लिया गया है। लिख के आया, उनको भी शायद नहीं पता होगा कि मेरा इस्तीफा हो गया, ऐसा भी हम मान या कह सकते हैं, ऐसा भी। और लेकिन इसके लिए धनखड़ साहब भी समान रूप से जवाबदेह है कि जब आप अगर ऐसा आपने अपनी रीढ़ इतनी कमजोर बना ली थी, इतनी झुका ली थी कि उसका नतीजा भोगने, नहीं तो आप स्टैंड कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि आपको वो बर्खास्त कर देते। आप नहीं कर सकते थे, कतई नहीं कर सकते। आपके 2 साल का वक्त था और बहुत उसके लिए चीजें, बिल्कुल मैं मानूंगा आपकी बात। मैं एक टिप्पणी कर लेता हूँ, और एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ संजीव जी, कि जो स्वास्थ्य कारण बताया गया है, बताइए, उनकी तबीयत खराब हुई थी 12 मार्च को, उनकी तबीयत खराब हुई थी 25 जून को, और 10 दिनों पहले उन्होंने कहा था जेएनयू में जब भाषण करते हुए कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, ईश्वर की कृपा रही, तो मैं 27 में रिटायर हो जाऊंगा। लेकिन ईश्वर की कृपा भी काम नहीं करती है मोदी जी की कृपा के आगे। मोदी जी की अगर नजर तिरछी हो गई तो कोई ईश्वर भी किसी को नहीं बचा सकता है, और वही हुआ धनखड़ साहब के साथ कि मोदी जी की नजर तिरछी हुई और इनका पत्ता कट गया। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वो तो नॉन बायोलॉजिकल है, वो खुद ही को ईश्वर तुल्य मानते हैं।